हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमने आप सबको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारे द्वारा आप सबके लिए एक धमाकेदार सीरीज लाई गई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग आपके पूरे कंप्लीट केमिस्ट्री चैप्टर्स के रिवीजन करने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। और जहाँ तक कोशिश रहेगी, हर एक चैप्टर्स को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम ही लोग उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं और हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने जाएंगे। और वहाँ पे अगर हम बात करें, आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रहा है, जो कि यूनिट फर्स्ट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को एक बार बहुत ढेर सारा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सभी स्टूडेंट्स या सभी फ्रेंड्स को आप अपने शेयर करेंगे। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं, जैसा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यहाँ पे नेम से ही क्लियर हो क्या है हमारा टॉपिक, क्या है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, जो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी है इसके बारे में आपने पहले से पढ़ चुके हैं, आपके पास मॉलिक्यूलर पोलैरिटी इसके बारे में जानकारी है। यहाँ पे देखिए, मॉलिक्यूलर मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे भैया मॉलिक्यूल्स, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो आपके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे भैया। ठीक है भैया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के बाद आपके टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे हम एक जनरल सीरीज ले लेते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए, जब हमारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कहने का मतलब अगर कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वो किसी भी दो एटम से मिलकर बना होगा, देन हम उसे क्या नाम देंगे, डाई एटॉमिक। अगर कोई भी एलिमेंट्स तीन एटम से मिलकर बना हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और कोई भी से मिलकर बना हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है भैया। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब देखिए मॉलिक्यूल्स हमारे कोई भी दो या दो अधिक डिफरेंट एटम से मिलकर बने होंगे, देन उनके बीच क्या होता है, एक पोलैरिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोलैरिटी। अगर बात करें पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी का कहने का मतलब होता है इसमें चार्ज का डिफरेंस पाया जाता है। क्या भैया, चार्ज का डिफरेंस पाया जाता है दो एलिमेंट्स के बीच। अब यहाँ पे देखिए चार्ज डिफरेंस, अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, चार्ज डिफरेंस में भी जीरो हो सकता है और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब, अब भाई दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, हो सकता है आपका H2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, Cl2 हो गया। ये देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, सेम टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि H2 यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो HH के एटम आपस में कंबाइन हुए। यहाँ पे अगर हम बात करें, दो Br के एटम कंबाइन हुए। यहाँ पे बात करें, दो I के एटम कंबाइन हुए, और यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम कंबाइन हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल से या एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो अगर सेम टाइप्स के एलिमेंट्स के बिल के कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता है, तो क्या इसमें चार्ज का डिफरेंस पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट अगर किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ, जैसे अगर हम बात करें HCl, यहाँ पे बात करें HBr, यहाँ पे बात करें HI। अब यहाँ पे देखो, दो डिफरेंट एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है, जहां पे H और Cl। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दोनों की डिफरेंस पाया जाएगा। अब जब किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाता है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, वही मॉलिक्यूल्स हमारा क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। वही मॉलिक्यूल्स हमारा क्या हो जाता है, पोलर। अब कभी भी अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम इस प्रकार से देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। हम उसके मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटीज के बारे में हम लोग सजेशन कर सकते हैं, हम उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जनरली स्ट्रक्चर देख के नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब उस मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को डिसाइड करने के लिए हमको डायपोल मोमेंट्स की मदद लेनी पड़ती है। हम लोग डायपोल मोमेंट्स की या डायपोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जो डायपोल्स की वैल्यू आ जाती है वही उसकी पोलैरिटी हो जाती है। अगर डायपोल की वैल्यू यहाँ पे अगर बात करें, जो हम लोग क्या कर यहाँ पे कैलकुलेट, डायपोल, डायपोल का मतलब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे डायपोल मोमेंट। क्या कैलकुलेट करेंगे भैया, डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे देखिए डायपोल मोमेंट की कैलकुलेट करेंगे, और डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, अब देखो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मान लेते हैं BF3, क्या ले लेते हैं, BF3। BF3 आपका इसी प्रकार है। अब यहाँ पे देखो दो एटम्स थे, दो एटम्स के बीच हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को। बट क्या हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे BF है, यहाँ पे BF है और यहाँ पे BF है। हाँ, आप देख सकते हो तीन अलग अलग डायरेक्शन में आपके फ्लोरीन के एटम्स जुड़े हुए हैं।
अब आपको देखने से लगेगा कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बट अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें, यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है और मॉलिक्यूल्स हमारा क्या हो जाता है, नॉन पोलर। ये हमारा सॉरी नॉन पोलर हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल Bf3 कैसा हो जाता है, नॉन पोलर, बट देखने में कैसा लगता है, पोलर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को हम देख के सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम उसके पोलरिटीज के बारे में बता सकते हैं। और अगर उसके पोलरिटीज को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से ज्यादा अगर हम ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, एटॉमिक्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, देन हम उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायपोल मोमेंट्स की बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर पोलरिटी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताने की कोशिश करेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कोई क्यों करता है, कोई भी एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों करता है, क्या जरूरत है किसी भी एलिमेंट्स को मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने के लिए, क्या एलिमेंट्स अकेला, अगर हम बात करें क्या हाइड्रोजन अकेला सही नहीं है, क्यों जरूरत है इसको H2 का फॉर्मेशन करने के लिए, क्या Cl अकेला सही नहीं है, क्या जरूरत है इसको Cl2 का फॉर्मेशन करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट्स किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को साथ क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जब कभी भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, देन वह अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। और जो भी एलिमेंट्स, जो भी मॉलिक्यूल्स अपने लोअर एनर्जी स्टेट में होता है वह उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो कभी भी यदि आपको एक रिलेशन पूछा जाए, एनर्जी का रिलेशन, एनर्जी के रिलेशन और स्टेबिलिटी के रिलेशन में, आप कहेंगे भैया एनर्जी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। अगर एनर्जी रहेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, और मॉलिक्यूल्स के पास जितनी कम एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो कंबाइन होता है, जो बाइंड का फॉर्मेशन होता है, वह सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए करता है। अब यहाँ पे हम बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने कौशल लेविस थ्योरी पढ़ा था, जहां पे एक एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया था। जहां पे उसके बाद हम लोगों ने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, एक एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार तमाम प्रकार की चीजें हम लोगों ने पढ़ के चले आए हैं। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे डायपोल मोमेंट से। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर पोलरिटी के साथ डायरेक्ट हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। समझ में आई, वीक केमिकल फोर्सेस। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, देखिए वीक केमिकल फोर्सेस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने टॉपिक्स को समझ लेते हैं, हमारा चैप्टर्स क्या कहना चाहता है, देन हम उसको आसानी से यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर्स को, हमारा चैप्टर्स क्या है और चैप्टर्स में क्या क्या स्टडी करना है। अब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर पोलरिटी समझ लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए वीक केमिकल फोर्सेस पढ़ने हैं। वीक केमिकल फोर्सेस क्या होते हैं, अभी जैसे हमने बताया एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए जब एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो वहां पे कहने का मतलब अब जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड हमारे कई प्रकार से बॉन्ड बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड्स भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है। एक हमारा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाँ भैया। एक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाँ भैया। और दूसरी अगर हम बात करें आपका आयनिक बॉन्ड होता है, हाँ। उसके बाद आपकी बात करें वंडर वाल बॉन्डिंग भी होती है। कौन सी भैया, वंडर वॉल बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि वीक केमिकल फोर्सेस, वीक केमिकल फोर्सेस जितने भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल बॉन्ड, ये हमारे वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड्स का मतलब होता है, कहने का मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स का मतलब कहने मतलब जब एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है देन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देन बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब कहने का मतलब जैसे कोई भी एक फ्रेंड आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, कोई भी एक बॉयज दूसरे बॉयज के साथ, या कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी के साथ फ्रेंडशिप करता है, तो उसकी फ्रेंड्स हो सकती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, या हो सकती है एक नॉर्मल फ्रेंडशिप हो, हाँ। हो सकती है, अब जो नॉर्मल फ्रेंडशिप होती है वो वीक फ्रेंडशिप होती है, और जो स्ट्रांग फ्रेंडशिप होती है वहां पे आप देखते हो वह आदमी दूसरे आदमी के घर आना जाना हर एक चीज लगी रहती है। तो वहां पे कहते हैं उन लोगों के बीच बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कर सकते हैं वो लोग काफी ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जहां पे जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है वो बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होता है, फोर्सफुल होता है, वो उतना स्ट्रांग होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल बॉन्डिंग हमारे क्या होते हैं, वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम वंडर वाल बॉन्डिंग की बात करें, वंडर वाल बॉन्डिंग भी हमारे
4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन्हीं 4 प्रकार के बॉन्ड्स की हमें क्या करनी है, यहाँ पे स्टडी करनी है। सबसे अगर हम बात करें, पहला हमारा होगा डायपोल डायपोल। कौन सा होगा भैया? डायपोल डायपोल बॉन्ड। ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे भैया आयन डायपोल, आयन डायपोल। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे आयन इंड्यूस्ड डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पांचवा हम लोग का पढ़ेंगे इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। इसमें हम लोग इसी प्रकार से 4-5 प्रकार के बॉन्डिंग्स को पढ़ेंगे। पहला डायपोल डायपोल, दूसरा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, थर्ड आयन डायपोल, फोर्थ आयन इंड्यूस्ड डायपोल और लास्ट होगा इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। अगर यहाँ पे बात करें जो हमारा डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और जो थर्ड होगा वो आयन इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, ये तीनों बॉन्ड्स हमारे वंडर वॉल बॉन्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वंडर वॉल बॉन्ड्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अगर हम बात करें तो डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, ये हमारे वंडर वॉल बॉन्ड्स की कैटेगरी में जाने जाते हैं। आयन डायपोल और आयन इंड्यूस्ड डायपोल हम लोग वंडर वॉल के ही साथ पढ़ते हैं, लेकिन ये वंडर वॉल बॉन्ड्स के नाम से नहीं जाने जाते। अब यहाँ पे हम इन सभी चीजों के बारे में एक बाय वन स्टडी करेंगे। इसके साथ हम लोग एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। यहाँ पे फजान्स रूल, हमारा क्या होगा? फजान्स रूल, ये देखिए। और उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो ये टोटल आपका रहा सिलेबस जो हम लोग इस फर्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हमने बता दिया? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, जहां पे मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग डायपोल मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड, वीक केमिकल फोर्सेस की बात करेंगे। तो वीक केमिकल फोर्सेस में हमने आपको बताया कि हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, कुछ वीक बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें वीक बॉन्ड की बात करनी है, तो हम लोग वीक बॉन्ड में वंडरवॉल बॉन्डिंग व हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हम लोग फजान्स रूल्स को पढ़ेंगे, जो हमारे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटीज को भी डिटरमाइन करता है। वो बताता है फजान्स रूल कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जरूर प्रेजेंट होता है। तो हम अब इनको वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोलैरिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग। किसकी बात करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। भैया कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है जो बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, जब बॉन्ड की शेयरिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो शेयरिंग भी दो प्रकार की हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या हो सकती है? दो प्रकार से। एक हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो किससे हो भैया? सेम टाइप्स के एटम्स के, सेम टाइप्स के एटम्स के, सेम एटम ऑफ सेम टाइप्स, क्या लिख सकते हैं? एटम्स ऑफ सेम टाइप्स। अब सेकंड अगर हम बात करें, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के भी एटम्स के साथ हमारी इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है? शेयरिंग हो सकती है। यहाँ के एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एटम, एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं कभी भी एटम्स ऑफ सेम टाइप्स की बात करें, कहने का मतलब सेम एटम से भी बॉन्ड की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन की, जैसे बात करें ब्रोमीन की, हाँ भैया, जैसे बात कर लें क्लोरीन की। अब यहाँ पे देखिए, थर्ड अगर हम बात करें एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स की बात करें, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर लें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात कर लें और हाइड्रोजन आयोडाइड की बात कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग हो गई। जब हमारे सेम टाइप्स के एटम से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और जब एटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड से शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों तरफ हुआ। अब देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का मतलब हाइड्रोजन ने अब पास एक इलेक्ट्रॉन था और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ, दोनों ने क्या कर दिया? शेयर कर दिया। तो शेयर करने का मतलब जब शेयर करेंगे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये देखिए, यही इनकी क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही क्या होता है? कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब देखिए, जब हमारे दो सेम टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, दो हमारे सेम टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, देन इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। उसी प्रकार अगर हम बात करें ब्रोमीन में, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 7 इलेक्ट्रॉन है। इधर भी ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे बातें एकदम अच्छी चली, जो चीजें थी वो इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या हुई? शेयरिंग हुई। अब जब इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग हुई तो यहाँ पे हमारी क्या हो गए? जो एटम्स बने वो क्या हो गए? प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। जो यहाँ पे बॉन्ड बना वो हमारा क्या हो गया? प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। बट अगर यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास भी है कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है।
अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की हमारी क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। यहां से हाइड्रोजन अपने क्या कर लिया, डबलेट कंप्लीट कर लिया, और क्लोरीन अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू कौशल थ्योरी। हाँ, कौशल थ्योरी जहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, जहां पे हाइड्रोजन अपना क्या करता है, डबलेट कंप्लीट करता है, और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग के लिए आई। क्या प्रॉब्लम आई, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स आए। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, और आपको मालूम है हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अब बताइए, जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन की अपेक्षा, यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा हो गई, तो क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एलिमेंट्स की वह एबिलिटी जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, वही प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोरीन यहाँ पे शो करने लगता है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच शेयर हुआ होता था, अब वह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्लोरीन खींचना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही खींचना स्टार्ट कर देगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता चला जाएगा। अब करने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। कुछ समय के बाद क्लोरीन इलेक्ट्रॉन और खींचेगा और इसके पास चला जाएगा। अब देखिए क्लोरीन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे और एक इसका भी खींच रहा है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सॉरी, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन का अपनी तरफ खींचने लगा, अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन का ऑक्टेट इस प्रकार हो गया। अब देखिए क्या हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट कर गया, लेके चला गया। अब बताइए, अब यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स के बीच क्या होता है, चार्ज का जनरेशन हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है भैया। क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, और जब चार्ज जनरेट होता है जिसकी वजह से अब क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और जिस भी एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है उसके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और हाइड्रोजन के पास क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही रीजन है हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव। अभी देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है पार्शियल, एक वर्ड यूज किया पार्शियल। अब देखिए एक पार्शियल होता है, एक टोटल होता है, एक पार्शियल होता है, टोटल। पार्शियल ट्रांसफर करने का मतलब अभी भी हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, बट क्लोरीन भले ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया हो, लेकिन दोनों में बॉन्ड बना हुआ है। जब तक बॉन्ड बना रहेगा तब तक हम पार्शियल वर्ड यूज करेंगे, और जैसे ही इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे तब हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और क्लोरीन हमारा क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो, क्योंकि अब दोनों में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं रह गया। दोनों ने अपना बॉन्ड अब क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन लेके चला गया तो निगेटिवली चार्ज हो गया, और हाइड्रोजन अब इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, अब इसके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब तक दोनों में बॉन्ड बना रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसशिफ्टिंग होती रहेगी, तब तक हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, पार्शियल। तो अब देख सकते हैं उसी प्रकार हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, अब यहाँ पे देखते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब हाइड्रोजन और ब्रोमीन में फर्दर ब्रोमीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अब ब्रोमीन फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ब्रोमीन फिर से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव और ब्रोमीन के पास पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो अब देख सकते हैं जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब यहाँ पे क्या हो गए, अब इसमें आप देख रहे हैं चार्ज का सेपरेशन। क्या हम यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है तो कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं, क्योंकि जितनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ही पावर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑल टाइम एक ही पोजीशन पे बनी रहेगी। जितने फोर्स के साथ इस ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ही फोर्स के साथ यह ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेड है वो क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। बट यहाँ पे जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होता जा रहा है, शिफ्ट होता चला जा रहा है, उसकी तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल्स में चार्ज का सेपरेशन हो गया। और यही चार्ज का सेपरेशन हमारे मॉलिक्यूल्स को क्या बना देता है भैया, हमारे मॉलिक्यूल्स को पोलर बना देता है, हमारे मॉलिक्यूल्स को पोलर बना देता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, ये हमारे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रह गए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अब कंप्लीट शेयरिंग नहीं रह गई, अब उसमें चार्ज का फॉर्मेशन हो गया, चार्ज का जनरेशन हो गया, और यही चीज अब हमारे मॉलिक्यूल्स को पोलर कर दिया। ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा जीरो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस
एग्जिस्ट करता है, जहां पे चार्ज का सेपरेशन होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं भैया, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं भैया, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब जो चार्ज का सेपरेशन हुआ, जो चार्ज हमारे पास आया, इसी को हम लोगों ने क्या कहते हैं, फजान रूल से कैलकुलेट करते हैं। जो फजान रूल बताता है कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या थे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल थे, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शिफ्ट करता चला गया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स जनरेट हुए। इसमें भी जनरेट हुआ, इसमें भी जनरेट हुआ, इसमें जनरेट हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। उस परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्रू फजान्स रूल। हम लोग वहां पे फजान्स रूल की स्टडी करेंगे। बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, अभी हम लोग डायपोल मोमेंट्स पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, अभी ने हमने यहाँ पे इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केसेस में, हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हम इस प्रकार से हम एलिमेंट्स को देख के उनके चार्ज के सेपरेशन को बता सकते हैं। उनमें किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, पोलरिटी को बता सकते हैं। अब देखिए, अब इनकी पोलरिटीज को बताने के लिए हम लोग किसके सहारा लेते हैं, डायपोल का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं भैया, डायपोल। डायपोल मूवमेंट करता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब म्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, डी क्या होता है। म्यू हमारा डायपोल मूवमेंट होता है, क्यू हमारा दो होता है एलिमेंट्स के बीच का जो चार्जेस होते हैं, या क्यू हमारा चार्ज ऑफ एलिमेंट्स होता है, और डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होता है। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनके डायपोल मूवमेंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चार्ज होता है, चार्ज हमारा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। चार्ज ऑलवेज बी डोमिनेंट ऑन डिस्टेंस। चार्ज हमारा कभी भी, चार्ज और डिस्टेंस हम दोनों को कंपेयर करना पड़ गया तो हम लोग किसके साथ ऑल टाइम जाएंगे, चार्ज के साथ जाएंगे। डिस्टेंस को हम उस टाइम नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन हम लोग कभी भी मॉलिक्यूल्स की जो कर सकते हैं, पोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं थ्रू डायपोल मूवमेंट। इनके मॉलिक्यूल्स में कितनी पोलरिटी आई, यह मॉलिक्यूल कितना पोलर हुआ, ये कौन बताएगा, डायपोल बताएगा। अब यहाँ पे हम लोग डायपोल मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अगली हेडिंग हम डायपोल मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस होता है, जिसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, वही हमारा क्या होता है, डायपोल मूवमेंट्स होता है। डायपोल मूवमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड इट्स यूनिट इज डी बाई। तो इसकी क्या यूनिट होती है, डी बाई, और जिसे हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जैसा हमने बताया ऊपर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस, ये किसके इक्वल हो गया, म्यू के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायपोल मोमेंट्स। जैसा अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायपोल मोमेंट्स की बात करें, तो जो डायपोल मोमेंट्स होते हैं वो आपके दो फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जहां पे पहला होता है आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल और सेकंड क्या होता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम बात करें, जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, पोलर पोलर होगा। तो अगर हम बात करें, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, पोलर होगा। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम, हमारे पास आ गया HF आ गया, या इसको इस प्रकार से अगर लिखें, चलिए HF हो गया, दूसरा हमारा HCl हो गया, हमारा क्या हो गया, HBr हो गया, और HI हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमको मालूम है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम, हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हमारा डिफरेंस इन, या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब यहाँ पे हम लोग टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं भैया। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा क्या होगा, कम होगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा कम होगा, तो जाहिर सी बात है जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा वो भी हमारा क्या होगा भैया, कम होगा। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर हमारा कम हो रहा है, तो देन हमारा डायपोल मोमेंट भी कम होगा। जिसका रीजन अभी हमने जस्ट आपको पीछे बताया। क्या रीजन है, हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायपोल मोमेंट्स में क्या रिलेशन है, कैसे यहाँ पे वेरिएशन होते हैं, इन सभी चीजों को हमने आपको बता दिया। तो अगर यहाँ पे इसके ट्रेंड्स लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा HF है, HF से कम कौन होगा, HCl होगा, उससे कम क्या होगा, HBr होगा, और इससे कम होगा क्या होगा, HI। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स है, यह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे कम पोलर मॉलिक्यूल कौन है भैया, सबसे कम पोलर मॉलिक्यूल HI है। आप समझ सकते हैं जिस मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी हमारी सबसे ज्यादा कम है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। पोलरिटी कम है, इसका मतलब चार्ज का सेपरेशन बहुत कम है, जितना कम चार्ज का सेपरेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा।
उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर, क्योंकि हमने अभी जस्ट एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है उसी में पोलरिटी क्या होती है, हमारी जनरेट होती है, उसी में पोलरिटी जनरेट होती है। जैसा अभी हमने बताया HF में फ्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और जितना ज़्यादा खींच के ले जाएगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में चार्ज का डिफरेंस आएगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चार्ज का डिफरेंस आएगा, और जितना ज़्यादा चार्ज का डिफरेंस आएगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, पोलर होगा। अब जब पोलर होगा तो इसका कहने मतलब आयनिक करेक्टर हमारा उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, आयनिक करेक्टर होगा। जब आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कोवेलेंट करेक्टर हमारा क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर आपको कहाँ पे पाया जाएगा, आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा आपका, आयनिक करेक्टर अगर हम बात करें, आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा आपका इसमें पाया जाएगा, HF में पाया जाएगा। और आयनिक करेक्टर अगर हम बात करें और सबसे कम कहाँ पाया जाएगा, HI में पाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयनिक, यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, HI में पाया जाएगा। और कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम कहाँ पाया जाएगा भैया, सबसे कम आपका HF में पाया जाएगा। ये हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने सीधा मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे हम उनकी पोलरिटी को क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, हम लोग पोलरिटी को बता देते हैं। लेकिन हमने अभी जस्ट बताया पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमें हर एक मॉलिक्यूल्स की क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। और एक चीज यहाँ पे हम आपको लिखना चाहेंगे, जो भी डायपोल मोमेंट होता है ये हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये क्या होता है, डायरेक्शनल डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है भैया, डायरेक्शनल डिपेंडेंट। कहने का मतलब ये डायरेक्शन पे क्या करती है, डिपेंड करती है, आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। कौन, वेक्टर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमारा क्या होती है, डायरेक्शनल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसा जैसा आपका डायरेक्शन रहेगा वैसे ही हमारा डायपोल मोमेंट क्या करेगा, वेरिएशन करेगा। अब आइए हम पूरे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर मोर देन 2 एटम वी प्रेडिक्ट द डायपोल मोमेंट आर पोलरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी। हमने आपको बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो से अधिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, देन हम उनके डायरेक्शन से उनकी मॉलिक्यूलर पोलरिटी और साथ से साथ उनके अटैच्ड एलिमेंट्स से हम उनकी पोलरिटी और डायपोल मोमेंट्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जांपल हमारे पास देखिए CO2 आ जाए, हमारे पास क्या आ जाए, CO2। अब यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O यही है CO2। अब अभी तक हमने क्या कहा कि जैसे अगर हमारे पास क्या होते थे HF, हमारे पास HF होते थे, हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, इसलिए फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अगर हम कर दें ये खींचेगा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव, और ये खींचेगा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव, तो क्या दोनों में हमारा मॉलिक्यूल्स हमारे पोलर हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब, अब यहाँ पे जो दो अटैच्ड एलिमेंट्स हैं दोनों क्या है, ऑक्सीजन ही है, दोनों हमारे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में, इस कार्बन से शिफ्ट करेगा, इस कार्बन से ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन फिर से अपने इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, और दोनों तरफ कह सकते हैं जितनी फोर्स के साथ यह ऑक्सीजन खींचेगा उतनी ही फोर्स के साथ यह ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और दोनों तरफ जब हमारे फोर्सेस क्या हो, इक्वल है, दोनों डायरेक्शन हमारे क्या है, फोर्सेस इक्वल है, हम कहेंगे भैया जो नेट चार्ज का सेपरेशन होगा, जो नेट चार्ज का सेपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल, या सॉरी वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ गया, जीरो। क्या रीजन है, जितनी फोर्स के साथ यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ही फोर्स के साथ यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और दोनों के बीच चार्ज का सेपरेशन ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आ गया, हमारा डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू क्या था, चार्ज था, चार्ज इन दोनों के ऊपर क्या आ गया, जीरो आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू ऑलवेज क्या हो गया, वैल्यू हमारी क्या आ गई, जीरो हो गई। तो यह मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, जब कभी भी म्यू की वैल्यू जीरो आ गई हम कह देंगे भैया यह हमारा क्या है, नॉन पोलर है, यह हमारा क्या है, नॉन पोलर। तो H2O हमारा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से। सेकंड एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर सेकंड, अब यहाँ बात करते हैं अमोनिया NH3। अब यहाँ पे देखिए NH3, अब यहाँ पे देखिए यही हो गया। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, आप कहेंगे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, चाई ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन चाई ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच शेयर होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपना नाइट्रोजन इधर से शिफ्ट करेगा,
यहाँ से इधर से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इधर से अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन खींचेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहा है, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और टोटल उसके बाद यह एक लोन पेयर है। आप कह सकते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आपका ऊपर लगेगा, तो कह सकते हैं क्या यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है और नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, ये हमारा क्या होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। यह एक क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे एराइज कर दिया जाए, यहीं पे आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन एराइज कर दिया जाए, एक NH3 दे दिया जाए और दूसरा NF3 दे दिया गया, आपसे NF3 दे दिया गया, अगर हम पूछ लें कि NH3 और NF3 में कौन ज्यादा पोलर है, अब इसकी भी पोलरिटी को अगर चेक कर लिया जाए तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में आप कहेंगे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। अब बताओ, अब जो इलेक्ट्रॉन इधर, जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की तरफ। यह इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की तरफ, और यह इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की तरफ। तो नाइट्रोजन से अब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लिया, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लिया, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लिया, और यहाँ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले रहा था, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ले रहा था तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो क्या होता, बढ़ रहा था, और जब जैसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा भैया उतना ही ज्यादा आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा था, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना नाइट्रोजन पे बढ़ रहा था उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा था। अब लेकिन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी तरफ ले रहा है, अब बताओ नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नाइट्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि NH3 और NF3 में हमारा ज्यादा पोलर कौन है, आप कहेंगे जो NH3 होता है वो हमारा क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है कंपेयर टू NF3। क्या होता है, कंपेयर टू NF3। रीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यह ज्यादा चार्ज अट्रैक्ट किया है इसलिए यह पोलर ज्यादा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई यहाँ पे इसकी पोलरिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा आपकी जो पोलरिटी होगी, पोलरिटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और यहाँ पे पोलरिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो NH3 और PNF3 में अगर आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा पोलर है, आप कहेंगे भैया NH3 हमारा ज्यादा पोलर है। सेम क्वेश्चन अगर हम आपसे एराइज कर दें यहाँ पे आपसे, किसमें भैया, H2O में और H2S में, क्या, H2O और H2S, सेम आप यहाँ पे कंडीशन भी लगाएंगे कि जो H2O होगा वो हमारा ज्यादा पोलर होगा कंपेयर टू द H2S। क्यों, रीजन आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में और सल्फर और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा है कंपेयर टू S और H में, इसलिए यह मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ज्यादा पोलर है। यहाँ पे हमने सी कंडीशन से बता दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम हर एक डायरेक्शन को भी देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारा फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारा इसका सेपरेशन हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम इसकी पोलरिटी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फैक्टर्स में, अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी पोलरिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, आपसे एक सिंपल एग्जाम्पल दे दें, हम आपसे पूछ लें भैया कौन सा मॉलिक्यूल हमारा ज्यादा पोलर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल हमारा ज्यादा पोलर होगा, तो आपको CH3 CH2 और आपको F दे दिया जाए, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको F दे दिया जाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस कार्बन से, इस कार्बन के पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो आपका है कितना भैया, 25% है, 25% है, और इस कार्बन पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होगा भैया, इस कार्बन पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होगा आपका, यह कार्बन क्यों यहाँ पे 25, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये क्या है 33% है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा वो फ्लोरीन को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कम शेयर करना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, पोलरिटी ज्यादा है और यहाँ पे पोलरिटी कम है, यहाँ पे पोलरिटी आपकी ज्यादा है और वहां पे पोलरिटी आपकी कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बात करने हैं, एब्सोल्यूट डायपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए जो फार्मूला होता है भैया आपका म्यू आर इक्वल टू होता है अंडर रूट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। अब आपका ये क्या होता है, एब्सोल्यूट डायपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कैलकुलेट करना होगा, तो आप इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट डायपोल मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर मान लेते हैं ये हमारा एक डायरेक्शन है और ये हमारा एक डायरेक्शन, इसे हम मान लेते हैं म्यू वन है और ये क्या हमारा म्यू टू है, तो देन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ये होगा, और इसे हम क्या मान लेते हैं, म्यू आर।
इसे हम क्या मान लेते हैं, म्यू आर। तो ये जो आपका नेट डायपोल मोमेंट होगा, जो आपका नेट डायपोल मोमेंट, कहने का मतलब ये देखिए इस डायरेक्शन में कितना डायपोल मोमेंट लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना डायपोल मोमेंट लग रहा है, टोटल का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ये होगा, जो आपका इस रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा। अब इसको जो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 वन म्यू टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, जनरली हम लोग जो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं वहां पे हम लोग पढ़ते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं जहाँ पे सिर्फ थीटा 0 डिग्री अगर हमको याद हो जाए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मालूम हो जाए, उसके बाद थीटा इक्वल टू 120 डिग्री मालूम हो जाए और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मालूम हो जाए, हम अपने लगभग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के डायपोल मोमेंट को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं कॉस थीटा को, अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा के टर्म में ले तो कॉस थीटा, कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है भैया, कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है भैया, 1 होती है। कॉस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/2। उसके बाद हम बात करें कॉस 120 की जो वैल्यू होती है माइनस का 1/2। अगेन अगर हम बात करें कॉस 180 इक्वल टू क्या होती है, 0 होते हैं। अगर हम बात करें केस फर्स्ट करने का मतलब अगर जब हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री, जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा हम क्या निकालेंगे, म्यू रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो गया, 2 म्यू वन एंड म्यू टू। अब ये क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया। और जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हमारा बन गया, अगर हमारा ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन गया, अगर इफ हम मान लें म्यू वन इक्वल टू क्या हो जाए, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, मतलब जो अटैच्ड लिगेंड है वो हमारे सेम टाइप्स के हो जाए, जो अटैच्ड लिगेंड है वो क्या हो जाए, सेम टाइप्स के हो जाए, तो हम कह सकते हैं म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, म्यू वन इक्वल टू म्यू टू। तो टोटल हम क्या मान लेते हैं, म्यू वन, या इसी को हम लोग मान लेते हैं म्यू। तो हम क्या मान लें, म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू का स्क्वायर। हम रिजल्टेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, म्यू प्लस म्यू का होल स्क्वायर, और म्यू प्लस म्यू क्या हो गया, 2 म्यू का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट से बाहर आएगा तो म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू, म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब कभी भी थीटा हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, देन जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, म्यू आर। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी के इक्वल हो, 2 म्यू के इक्वल हो जाएगी। कितने के इक्वल हो जाएगी, म्यू क्यू, अगर ये दोनों के बीच जो थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। अब देखिए अगर यहाँ पे हम बात कर देते हैं अब केस सेकंड में हम क्या ले लें, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 लेंगे तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और उसके बाद हम ले लेते हैं म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू डायरेक्ट म्यू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन क्या होगा, म्यू हो गया, म्यू वन इंटू cos 60 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब यहाँ पे देख सकते हैं म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इंटू म्यू, अब ये क्या हो गया, म्यू स्क्वायर हो गया, तो टोटल कितने म्यू स्क्वायर हो गए, 2 म्यू स्क्वायर प्लस 1, टोटल 3 म्यू स्क्वायर हो गए। तो जो म्यू आर इक्वल टू आएगा रिजल्ट अंडर रूट 3 म्यू, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 म्यू हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट केसेस की बात करें, केस हमारा थर्ड अगर बात कर लें, केस थर्ड जब हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 120 डिग्री हो जाए, 120 डिग्री, तो हमारा म्यू आर क्या आ जाएगा भैया, म्यू आर का इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब आप कह सकते हैं 2 म्यू इंटू म्यू। अब cos 120 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई होगा, ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर, ये म्यू एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल कर देंगे, म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू म्यू। जब कभी भी हमारा 120 डिग्री का एंगल बनेगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू के इक्वल होगा। अभी हम सबका एग्जांपल आपको बताएंगे, यह वैल्यू हम याद करके चलेंगे। और लास्ट अगर हम केस की बात करें, केस नंबर फोर्थ, जब हमारा क्या हो जाएगा, जहां पर हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, cos 180 क्या होती है, -1 होती है,
कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 180, देन कॉस 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, -1। यहाँ पे अगर लिखें कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, +1। यहाँ पे अगर हम लिख लें किस नंबर सेकेंड, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। उसके बाद यहाँ पे लिखें कॉस 120 की वैल्यू क्या हो गया, -1/2। उसके बाद कॉस 180 वैल्यू क्या होगी, -1। अब हम लिख सकते हैं म्यू आर इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यू 1 यहाँ पे स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख सकते हैं जब ये वैल्यू क्या होगी, -1, हम लिख सकते हैं 2 म्यू एंड म्यू -1, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, यह पूरी वैल्यू क्या हो गई, माइनस। और ये देखिए ये आप ऐड करेंगे तो म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर हो गया क्या हमारा 2 म्यू स्क्वायर माइनस का 2 म्यू स्क्वायर कैंसिल, और म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यह केस आपने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपने पढ़ा था कि जब हमारा थीटा क्या हो गया था, 180 डिग्री हो गया था, सी डबल बॉन्ड ओ दोनों के बीच में आप देखे थे कितने का एंगल था, 180 डिग्री का। और जब 180 डिग्री का था तो रिजल्टेंट आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्रूफ भी कर दिया। आइए अब इसका एक टेबल बना लेते हैं। अब इसका एक टेबल बना के हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम अपने सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसका एक टेबल बनाए, अगर यहाँ पे हम टेबल बना लें, टेबल बना लें किसके लिए, देखिए अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, थीटा की वैल्यू रख दें, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दें और यहाँ पे म्यू की वैल्यू रखें, जब हमने थीटा क्या लिया था, 0, तो म्यू की वैल्यू क्या आई थी, 2 म्यू की इक्वल। जब हमने थीटा की वैल्यू कितना लिया, 60 डिग्री, तो हमारा म्यू की वैल्यू क्या है, √3 म्यू। जब हमने थीटा की वैल्यू कितना लिया भैया, 120 डिग्री, देन म्यू की वैल्यू क्या आई भैया, म्यू। एंड जब हमने लास्ट थीटा की वैल्यू कितना ले लिया भैया, 180 डिग्री, क्या ले लिया, 180 डिग्री, देन जो हमारा म्यू आया, और म्यू कौन सा, रिजल्टेंट, म्यू रिजल्टेंट जो आया वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब हम सभी एग्जाम्पल को यहाँ पे आपके सामने वेरीफाइड करना चाहेंगे। अब देख ECl2 या आप ले लें BeCl2, आप या CO2 ले लें। अब BeCl2 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, BeCl और ये क्या हो गया, Cl। हाँ भैया देखिए क्लोरीन और क्लोरीन जब सेम टाइप्स के लिगेंड्स हमारे क्या है, अटैच्ड है, जितनी फोर्स के साथ क्लोरीन इस तरफ फोर्स कर लगा रहा है, उतनी फोर्स के साथ क्लोरीन इस तरफ भी फोर्स लगा रहा है, तो दोनों में चार्ज का सेपरेशन क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। और जब चार्ज का सेपरेशन 0 हो गया तो म्यू इक्वल टू क्या गया, 0। अब म्यू इक्वल टू 0 यहाँ पे आपने प्रूफ भी किया हुआ है, म्यू इक्वल टू क्या हो गया, 0। जब यह क्या हो गया, हमारा नॉन पोलर हो गया, हमारा ये क्या हो गया, नॉन पोलर। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे Be एक फ्लोरीन हो गया और एक क्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन हो गया और एक क्लोरीन, देन अब आप यहाँ पे अब देखेंगे फ्लोरीन अलग फोर्स के साथ खींचेगा और क्लोरीन का फोर्स अलग होगा, देन यहाँ पे म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है और ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसी प्रकार हमने बात किया था सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखिए ये फोर्स यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 180 है तो म्यू इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर, ये हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर। सेकेंड अगर हम ले एग्जाम्पल BF3, इसकी बात कर दें, BF3 की बात करें, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया। अब इनके बीच कितने का एंगल है भैया, 120 डिग्री। जब 120 डिग्री है इनके बीच कितने का है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कितना है, 120, यहाँ पे भी कितना है, 120, सभी के बीच कितना होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। अब देखो दो के बीच का जो, इस दोनों का बीच का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। अब ये देखो जब थीटा 180 डिग्री होता है, जब थीटा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, अब यहाँ से ब्रोरीन से फ्लोरीन ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा या इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमने यहाँ पे आपको दिखा दी, वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस प्रकार होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ शिफ्ट होगा, जाहिर सी बात है इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे बनेगा और इसका रिजल्टेंट हमारा ऊपर बनेगा। अब जब 180 डिग्री थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा क्या होगा, म्यू, और एक म्यू आपका ऊपर लग रहा है, एक म्यू आपका ऊपर लग रहा है, यह म्यू एक म्यू आपको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट म्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। म्यू आर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और जब म्यू आर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर ले PCl5, ये देखिए PCl5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच ये क्या हो गया, एक ट्राइगोनल प्लेनर है, ये क्या है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों के बीच क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका रिजल्टेंट इस तरफ और इसका रिजल्टेंट इस तरफ, तो दोनों नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, यह क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को
कैंसिल कर देंगे। और ये देखिए ये आपको 180 पे लग रहा है, ये दोनों क्या लग रहे हैं 180 पे, तो 180 पे क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका रिजल्टेंट व्यू इधर और इसका रिजल्टेंट व्यू इधर, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ओवरऑल म्यू इक्वल टू क्या आ गया 0, ये क्या कितना हो गया नॉन पोलर हो गया, ये क्या हो गया नॉन पोलर। इसी प्रकार एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जितने भी हमारे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं और जिसका शेप अगर हमारा क्या कर दें लीनियर हो जाए, जिसका शेप हमारा लीनियर हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसका शेप हमारा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाए, जिसका शेप हमारा क्या हो जाए ट्राइगोनल प्लेनर हो जाए, जिसका शेप हमारा क्या हो जाए टेट्राहेड्रल हो जाए, जिसका शेप हमारा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाए, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाए, जिसका शेप हमारा क्या हो जाए भैया, यहाँ पे शेप की बात करें ना कि ज्योमेट्री, ना कि ज्योमेट्री, यहाँ पे ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है शेप की। उसके बाद जिसका स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाए ऑक्टाहेड्रल हो जाए, जिसका स्ट्रक्चर आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाए, या जिसका स्ट्रक्चर आपका पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो जाए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाए, इन सभी मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0